इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पूरी तरीके से हिलाकर रख देने वाली खबर जो है वो वाशिंगटन से आ रही है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक कूटनीति के पन्नों को फाड़कर फेंक दिया और एक बार फिर से बारूदी बयान दे दिया, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोपीय देशों की सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे तौर पर बेहद कड़े शब्दों में ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ किसी भी तरीके की कोई डील पर समझौता नहीं चाहते। ट्रंप ने कैमरे के सामने खड़े होकर दो टूक अंदाज में गरजते हुए कहा कि मैं ईरान के साथ कोई डील नहीं चाहता। मुझे लगता है कि पुराना समझौता अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और उसकी जगह कोई प्रासंगिकता नहीं बची है। ट्रंप के इस बयान ने दुनिया के परमाणु संतुलन को पूरी तरीके से खतरे में साफ तौर पर डाल दिया है। आपको हम ये भी बता दें कि इस बयान के ठीक उस वक्त आने के बाद दुनिया में और हलचल बढ़ गई जब दुनिया भर के बड़े देश, खासकर यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ईरान के साथ परमाणु वार्ता को फिर से पटरी पर लाने की आपको बता दें कि जो कोशिशें हैं वो यहां पर देखने को मिल रही थी। लेकिन ट्रंप ने अपने इस कड़े रुख से ये साफ कर दिया कि उनकी डिक्शनरी में तुष्टीकरण के लिए कोई भी जगह नहीं है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जारी इस बयान में ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान लंबे समय से दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। वह आपको बता दें कि चोरी छिपे अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और ऐसे देश पर भरोसा करना अमेरिका की राष्ट्र सुरक्षा के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ है। ट्रंप ने कहा कि जिस एमओयू के सहारे अब तक बातचीत की उम्मीदें टिकी हुई थी, ईरान की हरकतों ने उसे बहुत पहले ही एक रद्दी कागज के टुकड़े में तब्दील कर दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। वॉशिंगटन के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह कदम सीधे तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों और इसके द्वारा पोषित आतंकवादी संगठनों जैसे हिजबुल्ला और हमास के खिलाफ एक खुली आर्थिक और सैन्य घेराबंदी की शुरुआत हो गई है। ट्रंप ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान पर अब तक की इतिहास की सबसे कड़े, सबसे क्रूर और सबसे विनाशकारी आर्थिक प्रतिबंध लगाने जा रहा है। ट्रंप की इस घोषणा के बाद ग्लोबल ऑयल मार्केट में तुरंत हड़कंप मचा और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने की आशंका है, क्योंकि अगर ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया तो पूरी दुनिया में ईंधन का एक नया संकट खड़ा हो सकता है। ट्रंप के इस एकतरफा और बेहद आक्रामक फैसले ने उनके पश्चिमी सहयोगी नाटो और यूरोपीय देशों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पहले ही इस बात की पैरवी कर चुके थे कि ईरान को बातचीत की मेज पर बनाए रखना ही मिडिल ईस्ट को तीसरे विश्व युद्ध की आग से बचाने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो अब अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलेंगे, चाहे इसके लिए उनको अकेला ही क्यों ना लड़ना पड़े। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इसका हल किस तरीके से निकलता है और अगर यह समझौता पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाता है तो इसके बाद होर्मुज़ पर इसका क्या असर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। पश्चिम एशिया में हाल ही में घोषित युद्ध विराम के बावजूद तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर आ गया है। एक तरफ युद्ध विराम की बातें हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ होर्मुज़ स्ट्रेट में 3 जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई अभियान शुरू कर दिया। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए कि यदि क्षेत्र में सीजफायर लागू है तो सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमलों का सिलसिला क्यों जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार होर्मुज़ स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों पर हुए हमले के जवाब में ईरान के 80 से अधिक सैन्य ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए गए। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना था। बता दें कि हमलों में ईरान की एयर डिफेंस प्रणाली, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तटीय रडार स्टेशन, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और आपको बता दें कि IRGC की होर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास तैनाती 60 से अधिक तेज रफ्तार नौकाओं को निशाना बनाया गया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को बाधित करने में किसी की भी जो कोशिश है उसका जवाब हम लोग निश्चित तौर पर देंगे। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई को पिछले महीने हुई अमेरिका ईरान समझौते और युद्ध विराम की भावना का खुला उल्लंघन बता दिया। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि यदि किसी देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला होगा तो तेहरान अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार अमेरिकी हवाई हमले किश्तम द्वीप, बंदर अब्बास और सीरिक क्षेत्र में ये हमले हुए। इन हमलों में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी की मौत की पुष्टि तो अभी तक नहीं हुई है। हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद अपनी इराक यात्रा बीच में छोड़कर तेहरान लौट गए, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र होर्मुज़ स्ट्रेट रहा है। आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारा ये माना जाता है।
आपको हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर समुद्र के रास्ते होने वाले तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरीके का सैन्य तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार को प्रभावित करेगा ही करेगा। इसी बीच कतर और सऊदी अरब में भी अपने अपने तेल टैंकर पर हुए हमले की निंदा की। कतर ने दावा किया कि उनके एक टैंकर को निशाना बनाया गया, जबकि सऊदी अरब ने भी अपने तेल टैंकरों पर हमले की जानकारी दी। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए किसी भी प्रकार की संलिप्तता से इनकार कर दिया। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी के अनुसार एक जहाज के इंजन रूम में अज्ञात प्रोजेक्टाइल लगाने से आग लग गई थी। इसके अलावा 2 अन्य जहाजों को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि वे सुरक्षित रूप से अपनी अगली मंजिल तक पहुंचने में सफल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से समझौता रद्द हुआ, उसके बाद युद्ध विराम को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, उस पर भी अब साफ तौर पर सैन्य कार्रवाई देखने को मिली। अब देखना यह होगा कि इसके बाद अमेरिका की तरफ से क्या कुछ मामला इसमें आगे बढ़ाया जाता है और कितने दिन तक इस युद्ध विराम को लागू किया जाएगा। बात बलूचिस्तान की। एक बार फिर गोलियों की गूंज से बलूचिस्तान तहल उठा है। एक बार फिर पाकिस्तान के सामने वही सवाल जिसका जवाब वर्षों से दुनिया तलाश रही है। जियारत जिले से मांगी डैम परियोजना की सुरक्षा में तैनात पुलिस चौकी पर हुए हमले में कम से कम 9 पुलिस कर्मचारियों की मौत हुई, जबकि कई अन्य लापता बताए गए। ये घटना ऐसे समय पर हुई जब पाकिस्तान पहले से ही आतंकी हिस्सा, अलगाववाद और आंतरिक अस्थिरता से जूझ रहा है। भारत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद और पाकिस्तान की धरती से सक्रिय आतंकी ढांचे को लेकर चिंता जताता रहा है। अब सवाल यह है कि जिन उग्रवादी नेटवर्क पर वर्षों से कार्रवाई की मांग होती रही है, क्या वही पाकिस्तान की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती बन चुके हैं? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के जियारत जिले से मांगी डैम परियोजना के पास स्थित पुलिस पोस्ट पर देर रात भारी हथियारों से लैस हमलावरों ने अटैक किया था। अचानक हुई गोलीबारी से कम 9 लोगों की मौत हुई, कई पुलिस कर्मचारी घायल हुए, जबकि कुछ के लापता होने की खबर है। घटना के बाद पूरे इलाके में लगातार डर का माहौल है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर भेज दिया गया है और संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने आधिकारिक तौर पर अभी फिलहाल नहीं ली है। आपको हम ये भी बता दें कि संगठन ने आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी तो लेने से बची रहे हैं, लेकिन हालांकि पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसी विभिन्न उग्रवादी संगठनों की भूमिका की लगातार जांच कर रही हैं। बलूचिस्तान वर्षों से अलगाववादी हिंसा और आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र रहा। सुरक्षा चौकियों, सरकारी प्रतिष्ठानों और विकास परियोजनाओं पर लगातार हमले पाकिस्तान की कानून व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कुछ सालों की बात करते हैं तो इन सब मामलों में काफी ज्यादा वृद्धि जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। अभी तो फिलहाल 9 पुलिस कर्मचारियों की मौत हुई है। अगर इससे पहले के हमलों की हम बात करते तो उसमें न जाने कितने आम लोगों की भी मृत्यु हो चुकी है। आपको बता दें कि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस चुनौती से प्रभावी ढंग से निपट पाएगा या फिर ऐसे हमले उसकी आंतरिक सुरक्षा को लगातार कमजोर करते रहेंगे। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का अभियान चल रहा है। जांच एजेंसी हमले के पीछे जिम्मेदार लोगों की तलाश कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस स्पष्टता और मजबूती के साथ अपना रुख रखा, उसका सबसे बड़ा संदेश यही था कि पानी और खून के साथ एक साथ नहीं बहा जा सकता। यह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि भारत की उस रणनीतिक सोच का संकेत है जिसमें आतंकवाद और सामान्य द्विपक्षीय संबंधों को अलग अलग खानों में रखने की बात अब नीति के तौर पर स्वीकारी नहीं जा सकती। यही वजह है कि सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के बाद पाकिस्तान लगातार बेचैन दिखाई दिया और उसके राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की ओर से लगातार बयान सामने आए। सिंधु जल संधि वर्ष 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इस समझौते के तहत रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का नियंत्रण भारत को मिला, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का अधिकांश जल उपयोग पाकिस्तान के हिस्से में गया। 6 दशकों से अधिक समय तक ये संधि दोनों देशों के बीच बनी रही, यहाँ तक कि युद्ध और गंभीर तनाव के दौर में भी इसे जारी रखा गया। लेकिन अब भारत का तर्क है कि जब सीमा पार आतंकवाद लगातार जारी है तब पुराने ढांचे का पुनर्विचार होना चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान की चिंता का सबसे बड़ा कारण उसकी जल निर्भरता ही है। देश की लगभग 80 से 90% सिंधु नदी प्रणाली पर आधारित मानी जाती है, क्योंकि कृषि जो है वहां की वो इसी नदी के आधार पर संचालित होती है। करोड़ों लोगों की आजीविका, सिंचाई व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा इसी जल प्रवाह से जुड़ी हुई है। ऐसे में जब भारत संधि को स्थगित करना या उसके प्रावधानों की नई व्याख्या की बात करता है तो इस्लामाबाद की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की अध्यक्षता में हुई बैठक का बयान सामने आया, जिसमें पाकिस्तान के जल अधिकारों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई है।
दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सिंधु जल को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए हर मोर्चे पर लड़ाई जारी रखने की बात कही। हालांकि भारत का कहना है कि मूल प्रश्न पानी का नहीं बल्कि आतंकवाद का है। भारत का तर्क साफ है कि किसी भी द्विपक्षीय समझौते की सफलता विश्वास और सद्भावना पर आधारित होती है। यदि एक पक्ष लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करता तो सामान्य सहयोग की व्यवस्था भी प्रभावित होती है। नई दिल्ली लंबे समय से कहती रही है कि सीमा पार आतंकवाद क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में भारत का संदेश है कि आतंकवाद और सहयोग साथ साथ नहीं चल सकते। यही कारण है कि विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के समर्थन को विश्वसनीय और स्थायी रूप से समाप्त करना होगा। भारत का मानना है कि केवल बयानबाजी या औपचारिक आश्वासन पर्याप्त नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई दिखनी चाहिए। उसके बाद ही इस मामलों पर फैसले जो है वो साफ तौर पर लिए जा सकते हैं। अब देखना होगा कि इन सब बयानबाजी के बाद क्या कुछ स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति है ऐसे में सामान्य संबंधों की अपेक्षा करना व्यवहारिक फिलहाल नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सिंधु जल संधि पर विवाद केवल जल विवरण का मामला नहीं है, बल्कि ये दक्षिण एशिया की सुरक्षा और स्थिरता से भी जुड़ा हुआ मामला है। भारत की नई नीति ये संकेत देती है कि अब राष्ट्र सुरक्षा और राजनीतिक हितों को अलग अलग खानों में नहीं देखा जाना चाहिए। यदि आतंकवादी हमले जारी रहते हैं तो उनके प्रभाव केवल सुरक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों पर भी इसका साफ तौर पर जो असर है वो पड़ता हुआ अब नजर आएगा। एक कड़ा संदेश भारत ने पाकिस्तान को दे दिया है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमले जिस तरीके से पहले बढ़े थे वो अब पूरी तरीके से खत्म होते हैं या फिर इस तरीके की छुटपुट हरकतें जारी रहती हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। भारत की रक्षा ताकत अब सिर्फ देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रही है, बल्कि दुनिया के रणनीतिक समीकरण भी बदलने लगे हैं। बता दें कि जिस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अपनी गति, सटीकता और मारक क्षमता से वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई, अब उसी ब्रह्मोस को खरीदने के लिए इंडोनेशिया ने भारत के साथ बड़ा समझौता किया है। प्रधानमंत्री मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान हुए इस रक्षा समझौते को भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात और दक्षिण पूर्व एशिया में मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें सबसे अधिक चर्चा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अस्त एयर टू एयर मिसाइलों की खरीद को लेकर हुई। इस समझौते के तहत इंडोनेशिया न केवल ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदेगा, बल्कि भारत उससे जुड़ी अतिरिक्त बैटरियां भी उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही इंडोनेशिया भारत में विकसित अस्त्र मिसाइल को भी अपनी वायुसेना के बेड़े में शामिल करेगा। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। ये जमीन, समुद्र और कुछ प्लेटफॉर्म से हवा के माध्यम से भी दागी जा सकती है। इसकी तेज गति, लंबी मारक क्षमता और लक्ष्य पर सटीक प्रहार करने की क्षमता ने इसे दुनिया की सबसे विश्वसनीय मिसाइल प्रणालियों में शामिल किया। यही वजह है कि फिलीपींस और वियतनाम के बाद अब इंडोनेशिया ने भी इसे अपना रक्षा तंत्र का हिस्सा मान लिया है। ये समझौता केवल हथियारों के बिक्री तक सीमित नहीं है। भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और रक्षा उद्योग में साझेदारी बढ़ाने पर भी साफ तौर पर सहमति जता दी है। दोनों देशों के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स, स्टील सप्लाई चेन और डिजिटल भुगतान प्रणाली को जोड़ने जैसे कई रणनीतिक समझौते भी यहां पर किए गए हैं। भारत इंडोनेशिया को ईवीएम विकसित करने की भी तकनीक सहयोग देगा। इसे भारतीय चुनाव प्रणाली और उसकी तकनीकी विश्वसनीयता पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय विश्वास के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स और स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भी दोनों देशों की कंपनी संयुक्त परियोजनाओं पर काम करती हुई नजर आएंगी। यानी कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा साफ तौर पर दिया जा रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी और महायुद्ध के मैदान से आ रही दिल दिला देने वाली खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जहां यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग अब तक के सबसे विनाशकारी और एक बेहद अप्रत्याशित मोड़ पर पहुंच गई। इस वक्त की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर यूक्रेन की राजधानी कीव से आ रही है, जहां आसमान से मौत बनकर बरसी रूसी मिसाइलें और ड्रोन ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। रूस ने अब तक का सबसे बड़ा घातक हवाई हमला बोलते हुए एक साथ 419 मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोनों की छड़ी लगा दी,
जिसमें 60 से ज्यादा मिसाइलें और 351 खतरनाक मानव रहित विमान शामिल थे, जिसने कीव के आसमान को धुएं और बारूद के गुबार से पूरी तरीके से पाट दिया। मासूम नागरिकों के आशियाने, बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार मचती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि 21 बेकसूर लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग जिंदगी के लिए लगातार अस्पताल में लड़ रहे हैं। आपको हम ये भी बता दें कि पूरी तरीके से मिसाइलों के सामने शहर बेबस नजर आया है, जिसने सीधे तौर पर कीव के दिल पर चोट दी है। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बेहद भावुक और हताशा भरा मैसेज जो है वो यहाँ पर भेजा है और कहा है कि यूक्रेन के पास अब अमेरिका द्वारा दी गई घातक मिसाइलों का स्टॉक लगभग खत्म हो गया है और अगर पश्चिमी देशों ने तुरंत गोला बारूद नहीं भेजा तो कीव को बचाना नामुमकिन है। युद्ध के इस खूनी खेल में यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा है और उसने रूस को एक ऐसा जख्म दिया जिसकी कल्पना खुद पुतिन ने भी नहीं की होगी, क्योंकि यूक्रेन ने सीधे रूस के कलेजे पर वार करते हुए इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे दुस्साहस ड्रोन हमला अंजाम दे डाला। यूक्रेन के जाबाज ड्रोन ने सीमा पार कर रूस के भीतर करीब 2500 किलोमीटर गहरी उड़ान भरी और सीधे साइबेरिया के ओमस्क में स्थित रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को बमों से उड़ा दिया। बता दें कि दर्शकों, जरा इस दूरी की कल्पना आप कीजिए। 2500 किलोमीटर दूर रूस के सबसे सुरक्षित इलाकों में घुसकर यूक्रेन ने पुतिन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले तेल के कुएं पर ऐसा तगड़ा प्रहार किया है कि रिफाइनरी के मुख्य टावर में भीषण आग लग गई और आग की तस्वीरें वायरल हो गई, जिसने रूस के आर्थिक साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। वहां पेट्रोल डीजल का भयंकर संकट खड़ा हो गया है। युद्ध के मैदान में मचे इस गदर के बीच कूटनीति के गलियारों में भी पारा 7वें आसमान पर है, क्योंकि तुर्की की राजधानी अंकारा में होने वाले आगामी नाटो शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हुए इस हमले ने पूरी दुनिया को 2 दड़ों में साफ तौर पर बांट दिया है। अब देखना यह होगा कि कीव में जिस तरीके से हमला हुआ है, 21 लोगों की मौत हुई है और अभी यह आंकड़ा स्वाभाविक है कि और बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमले बहुत बड़े पैमाने पर हुए हैं। अब इसके बाद जेलेंस्की की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं और किस तरीके से कीव अपनी सुरक्षा को पुख्ता करता है।